फ्रेंड्स, मैं सारिका क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग मध्यकालीन भारत को डिस्कस कर रहे थे, जिसके क्रम में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रजिया सुल्तान तक डिस्कस कर लिया था। अब रजिया के मृत्यु के बाद कई सारे शासक आते हैं, लेकिन एक मजबूत शासक के रूप में बन के उभरता है बलबन, जिसने कि सब शासकों के टाइम पर एक अलग ही भूमिका में नजर आया और धीरे धीरे ये अपने को इतना मजबूत करता चला गया कि 1265 तक आते आते ये खुद शासक बन गया। तो अब देखते हैं कि बलबन ने ये जो अलग अलग शासक थे, इनके टाइम पर कौन कौन सी भूमिका निभाई, मीन्स की कौन कौन सी उपाधियों पर ये था। तो इल्तुतमिश के टाइम पर ये दल चालीसा का सदस्य था, जो कि हम लोगों ने देखा है। अब रजिया सुल्तान के टाइम पर अमीर शिकार के पद पर था। अब उसके बाद बहराम शाह आता है शासक के रूप में। तो बहराम शाह के टाइम पर ये अमीर आखुर के पद पे आता है। धीरे धीरे ये अपनी स्थिति को और मजबूत करता चला जा रहा है। उसके बाद जो अगला शासक आता है मसूद शाह, जो कि सारे कमजोर शासक थे। इसके टाइम पर ये अमीर हाजिब के पद पर आता है। नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पर ये नायाबे मुमलिकात के पद पर आ जाता है। नायाबे मुमलिकात जो कि एक प्रमुख पद होता है राजा के बाद। नसीरुद्दीन महमूद जो कि इसका दामाद भी था, तो इसलिए ये एक प्रमुख पद पर तो होगा ही। अब इसके टाइम पर भी कुछ चीजें ऐसी हुई कि बाद में इसे हांसी का इक्तेदार नियुक्त करना पड़ा। वो चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मुमलिकात के पद को छोड़ करके इसे हांसी का इक्तेदार बनना पड़ा। कुल मिलाकर के सारे कठिनाइयों को पार करते हुए, सारे शासकों के टाइम पे अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए ये 1265 में बलबन शासक बन जाता है। तो बलबन का एक नाम उलूम खां भी है। बलबन जो कि किसी राजघराने से नहीं था, इसलिए हमेशा इसको ये शक बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शासक के पद से हटा दिया जाए या कहीं विद्रोह हो जाए जो मुझे हटना पड़े। तो हमेशा इसके मन में शंका बनी रहती थी। इसलिए कुछ इसने ऐसे नियम कानून अपने शासन के टाइम पे बनाए, तो उनको हम देखते हैं। तो इसने अपने को आफर सिताब का वंशज बताना शुरू किया, क्योंकि इसके मन में शंका बनी रहती थी। इस वजह से इसने एक तुर्की योद्धा अफर सियाब, जो कि बहुत अच्छा योद्धा था, उसका वंशज बताना शुरू किया कि कम से कम ये तो होगा कि नहीं, मैं इतने स्ट्रॉन्ग घराने से हूँ। उसके बाद इसने उपाधियां कुछ हासिल की। वो कौन कौन सी उपाधियां थी? जिल्ले इलाही और नियाबत ए खुदाई। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, मीन्स कि ईश्वर ने अपनी जगह पे मुझे भेजा है यहाँ पर शासन करने के लिए। और दूसरी है नियाबत ए खुदाई, कि ईश्वर नहीं आ सकता था, इसलिए मैं उसके प्रतिनिधि बन के और उसके प्रतिरूप के रूप में आया हूँ। तो नियाबत ए खुदाई मीन्स कि उसके प्रतिरूप के रूप में। इसने दल चालीसा का अंत कर दिया। दल चालीसा जो कि इल्तुतमिश ने शुरू की थी, उसको इसने बंद कर दिया, उसका अंत कर दिया। रीजन ये था कि सारे शासन की बागडोर ये दल चालीसा अमीर लोगों के हाथों में रहती थी। तो अगर जो इनका अंत कर दिया जाएगा तो विद्रोह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस उद्देश्य से इसने दल चालीसा का अंत कर दिया, दल चालीसा की खत्म ही कर दिया। साथ ही इसने ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस ये स्टार्ट किया। सिजदा और पैबोस होते क्या है? सिजदा होता है कि किसी शासक के आगे, किसी राजा के आगे उसके पैरों पे गिर के, पैरों पे झुक के नमस्कार करना, ये होता है सिजदा। साथ में पैबोस होता है उसके पैरों को चूमना। तो ये सिजदा और पैबोस याद रखिएगा, इसने कौन कौन सी परंपराएं, ईरानी परंपराएं स्टार्ट की? सिजदा और पैबोस। इसने नौरोज त्योहार जो कि एक फारसी त्योहार था, उसको मनाना स्टार्ट किया। और साथ ही रक्त और लव की नीति भी चलाई। रक्त और लव की नीति मतलब कि कठोर से कठोर दंड दिया जाता था अगर जो उसके टाइम पर उसकी जो नीतियां थी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता, तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। तो अपनी इन नीतियों के तहत
वो एक मजबूत शासक बन के उभरा और उसने पूरी कोशिश की कि कोई विद्रोह ना हो सके और इन विद्रोहों को मैं अच्छे से दबा सकूं। देखिए, बलबन पहले तो अपने को राजघराने से संबंधित करके अपने को कुलीन बताता है और अफर सियाब का वंशज बताकर उस दावे को मजबूत भी करता है। साथ ही इसने अपने दरबार में हंसी मजाक भी बंद करवा दिया, यहाँ तक कि इसने खुद शराब पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कहीं इसको कोई विचलित अवस्था में न देख सके और इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना कर सके। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बलबन ने एक महत्वाकांक्षी और मजबूत शासक की भूमिका निभाई। अब बलबन के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि पश्चिम एशिया साइड में क्या हो रहा था, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है उसका संबंध शुरू से पश्चिम एशिया से रहा है। तो 1239 जब रजिया की मृत्यु होती है, उसके बाद 1239 से लेकर के 1265 तक का जो टाइम था, रजिया से लेकर के जो बलबन के बीच का टाइम, ये जो टाइम था, ये अमीर, तुर्क और सरदार इन सब लोगों की मध्य आंतरिक कलह और आंतरिक संघर्ष चलता रहता था। ये वो दौर था। और साथ ही पश्चिम एशिया में 1226 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो वहां का जो शासन था, पश्चिम एशिया साइड का जो शासन था, वो चंगेज खां के बेटे और पोते उनके बीच में बच जाता है और सब आपस में बांट करके राज्य करने लगते हैं। और साथ में जब किसी चीज का बंटवारा होगा तो साथ में लड़ाई भी बहुत होती है, तो वो लोग भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से पश्चिम भारत को हमेशा से मंगोलों के आक्रमण का खतरा बना रहता था। तो अब ये नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पर, जो कि बलबन का दामाद भी था, तो इसके टाइम पे बलबन की स्थिति काफी मजबूत थी। तो बलबन ने कई जो पश्चिम एशिया साइड के कई किले थे उनको मजबूत कराया, जिससे कि मंगोल के आक्रमणों से बचा जा सके। 1245 ईस्वी में मंगोल आक्रमण करते मुल्तान और लाहौर पर, जिसको कि बलबन दबाने में सफल हो जाता है। लेकिन उस समय तक मुल्तान काफी जो एरिया थे वो मंगोलों के कब्जे में आ जाते हैं। मुल्तान और लाहौर पर मंगोलों का कब्जा हो जाता है। अब मंगोल आगे ना बढ़े, इस वजह से बलबन ने भटिंडा, सुनाम और समाना इन किलों की मरम्मत करवाता है, जिससे कि जो पश्चिम भारत है वो मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित हो जाए। याद रखिएगा, तीन कौन कौन से किले, भटिंडा, सुनाम और समाना, इन किलों की मरम्मत कराता है बलबन। 1252 ईस्वी में बलबन ग्वालियर, चंदेरी और मालवा अभियान के द्वारा इनको जीतने में सफल हो जाता है और 1257 ईस्वी में पुनः मंगोलों का आक्रमण होता है। इस टाइम पर मंगोल शासक था हलाकू। क्या नाम था उसका? हलाकू। ये अपने कुछ राजदूत भेजता है दिल्ली पर, तो बलबन उनका बड़े अच्छे से स्वागत करता है, क्योंकि उस टाइम पर राज्य कौन कर रहा था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। और चुपचाप कुछ एरिया जो होते हैं वो मंगोलों को देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जो दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि मंगोलों के आक्रमण को दबा सके, तो इसलिए कुछ एरिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब उधर से मंगोलों द्वारा भी सांत्वना दे दी जाती है कि वो दिल्ली पर तो आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जो पश्चिम एशिया का जो पश्चिम भारत का साइड था वहां पर उनके बराबर छुटपुट आक्रमण होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो भारतीय सीमा होती है कि निश्चित नहीं रह जाती कि कहाँ तक मंगोलों का शासन रहेगा और कहाँ तक बलबन का शासन है, जिसकी वजह से बलबन को लगभग प्रत्येक वर्ष एक अभियान छोड़ना पड़ता है कि मंगोलों को पीछे ही रखा जा सके, उनको भारत पर आने का मौका ना दिया जा सके, तो उनको हर वर्ष अभियान एक करना पड़ता था। देखिए, दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ तो बलबन अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ आंतरिक कलह की वजह से उसे नायाबे मुमलिकात के पद से हटा करके हांसी का इख्तियारदार बना दिया जाता है। कुछ ऐसे वजह थे, ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से उसे मुमलिकात का पद छोड़ना पड़ता है। अब उसने हांसी का इख्तियारदार खुशी खुशी बनना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो विरोध करेगा तो अभी सही समय नहीं है।
तो वो हाँसी का इक्तेदार बन करके चला जाता है और वहां पर अब मंगोलों से संबंध स्थापित करके, जो कि पंजाब तक आ चुके थे, उनसे संबंध बना करके अपनी एक खुद की एक सशक्त सेना बनाना तैयार स्टार्ट कर देता है। और साथ ही कुछ अमीर और तुर्क सरदार जो कि दिल्ली में खुश नहीं थे, जो कि इसकी तरफ थे, उनको भी ये अपने पक्ष में मिला लेता है और इस तरीके से वो एक सशक्त सेना बनाता है। इक्तेदार, हाँसी का इक्तेदार तो था ही, इक्तेदार के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होता है और साथ ही उसे खुद की सेना रखने का भी अधिकार होता है, जो कि जरूरत पड़ने पर सुल्तान की सहायता करती थी। इस वजह से उसे किसी तरीके से इसका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया गया। उसी सेना के दम पर उसे अब कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पास इतनी सशक्त सेना थी। इस तरीके से 1265 में बलबन राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। कहते हैं बलबन ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने करीबी शेर खां को विष देकर के मार दिया था और साथ ही नसीरुद्दीन महमूद को भी का भी अंत इसी ने किया था। तो अब नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन राजगद्दी पर बैठता है। बलबन न्याय के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार था। बलबन ने अपने राज्य में न्याय को बड़ा ही महत्व दिया। वो कभी कभी तो इतना कठोर दंड दे देता था, चाहे वो उसका कोई अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर जो न्याय सही होगा तो प्रजा उससे खुश रहेगी, वो यही चाहता था। इसलिए उसने अपने शासनकाल में न्याय को सर्वाधिक महत्व दिया। साथ ही जब वो राजा बन गया तो उसने मुल्तान को पुनः प्राप्त कर लिया, मुल्तान पर आक्रमण किया और पुनः प्राप्त कर लिया और वहां पर अपने बड़े बेटे शाहजादा महमूद को वहां का हाकिम बना दिया। अब उसके बाद इधर बंगाल और बिहार पर वो फिर से आक्रमण करता है और वहां का जो शासन था उसका कार्यभार अपने छोटे बेटे बुगरा खां को दे देता है। मुल्तान का कार्यभार दिया, मुल्तान का हाकिम बनाया शाहजादा महमूद को और बंगाल बिहार का शासन दिया बुगरा खां को। 1286 के आसपास मुल्तान पर फिर से आक्रमण होता है मंगोलों का, जिसमें कि शाहजादा महमूद की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं शाहजादा महमूद की मृत्यु के बाद ना बलबन को बड़ा आघात लगा। इसी के बाद 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद इसके छोटे बेटे बुगरा खां को शासक बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन बुगरा खां मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मुझे वहां पर दिल्ली का शासक नहीं बनना है, मैं बंगाल और बिहार से ही खुश हूँ। इसलिए वो तो आने से मना कर देता है। बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी है, अब कौन उत्तराधिकारी बने, अब इसके बाद कौन राज्य संभाले। इसलिए मुइजुद्दीन कैकूबाद 1287 में शासक बनाया जाता है, जो कि बुगरा खां का ही बेटा था। लेकिन किसी कारणवश 1290 में ही कैकूबाद की मृत्यु हो जाती है। अब राजगद्दी फिर से खाली हो गई, फिर से अब यही प्रॉब्लम आ गई कि अब शासन कौन संभाले। तो अब क्यूमर्स जो कि सिर्फ 3 साल का बच्चा था, उसको शासक नियुक्त किया जाता है। 3 साल का बच्चा क्या दिल्ली सल्तनत संभालेगा। तो अब फिर से जो अमीर तुर्क और सरदार थे पुनः फिर से अपना फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन हर बार उनको मौका नहीं मिलता। इस बार मौका मिलता है खिलजियों को। कौन? खिलजी जो कि सल्तनत काल में शुरू से ही अपनी सेवाएं दे रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से और उसके पहले से भी ये अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इनको कभी भी उतना मान और सम्मान नहीं मिला। मतलब इनको कभी भी अच्छे पदों पर नियुक्ति नहीं मिली। इनका काम जिससे कि ये हमेशा से खफा रहते थे। अब इनको मौका मिला है तो अब ये उसको गंवाएंगे नहीं। और खिलजियों का जो सरदार था, और खिलजियों का सरदार जलालुद्दीन खिलजी, वो क्यूमर्स की हत्या कर देता है 1290 में ही और स्वयं को शासक घोषित कर देता है। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।